हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा बदलाव हो रहा है। डेली करंट अफेयर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास का क्विक रिवीजन करते थे। अब वो रिवीजन वीडियो के लास्ट में किया जाएगा। सबसे पहले हम आज का करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो पिछला क्लास हमारा हुआ था उसका क्विक रिवीजन करेंगे वीडियो के अंत में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2022 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो देखिए, हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। 2022 का थीम याद रखिए, 2022 का थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। पिछले साल इस दिवस का थीम क्या था? 2021 में इसे भी याद रखना है, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दुनिया में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और हर व्यक्ति और बच्चों तक मुफ्त और बुनियादी शिक्षा की पहुंच जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2019 में मनाया गया था। इस हिसाब से जो 2022 में दिवस मनाया गया है, इस दिवस का ये चौथा संस्करण था। एक बात और ध्यान में रखिए, भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 24 जनवरी को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन साल 1966 में इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो कि महिला सशक्तिकरण के हिसाब से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी वजह से भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। शिक्षा से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, इन्हें भी याद रखिए। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने साल 2021 के लिए किसे विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया है? इसे नॉर्मल तरीके से हम ऐसे भी बोलते हैं कि आईसीसी ने किसे वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर कंफ्यूजन बनाना होता है तो फिर इसमें यह भी जोड़ दिया जाएगा, राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। तो इसकी विजेता बनी है भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो स्मृति मंधाना इसी के साथ 2 बार आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले स्मृति मंधाना ने साल 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीता था। 2 बार ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? एलिस पेरी हैं। इन्होंने 2017 और 2019 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब अपने नाम किया था। स्मृति मंधाना की बात करें तो ये हाल ही में आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है गूवी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। साथ साथ में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्मृति मंधाना के साथ महिला हॉकी प्लेयर हैं रानी रामपाल, वो भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आईसीसी की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 ईस्वी में। इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जेओफ एलार्डिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम बात की हैं वुमेन्स का, अब बात करते हैं पुरुषों का। ठीक है, तो 2021 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता है? तो देखिए, जो पुरुषों को पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का, इसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो इसके विजेता बने हैं शाहीन अफरीदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये 2021 के लिए विजेता बने हैं। ठीक है, शाहीन अफरीदी जो हैं ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। इन्हें 2021 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो आईसीसी ने हाल ही में बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है मराइस इरास्मुस को, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है जो रूट को, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता बने हैं पाकिस्तान के मशहूर बल्लेबाज बाबर आजम।
वहीं आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की विजेता बनी हैं लीजल ली, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता बने हैं मोहम्मद रिजवान, ये पाकिस्तान के हैं। वहीं महिला श्रेणी में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की विजेता बनी हैं टैमी ब्यूमोंट, ये इंग्लैंड की हैं। वहीं आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता बने हैं जानेमन मालन, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। वहीं आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की विजेता बनी हैं फातिमा सना, जो कि पाकिस्तान की हैं। तो आईसीसी ने हाल ही में ये सारे पुरस्कार प्रदान किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने निम्न में से किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हाल ही में 23 जनवरी को पूरे देश भर में जयंती मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में 2022 के लिए नेताजी पुरस्कार के विजेता बने शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक माने जाते हैं शिंजो आबे। इन्हें 2022 के लिए नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, पिछले साल जनवरी में शिंजो आबे को भारत सरकार ने भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इसी जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने 23 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? मैंने आप सभी को बताया था, पराक्रम दिवस। हर साल अब 23 जनवरी को मनाया जाएगा पूरे भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित कर दिया है और इसके स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो ये अभी होलोग्राम प्रतिमा है, रियल प्रतिमा कुछ ही दिन में स्थापित किया जाएगा। तो इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित किया गया है और इसे कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसे दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ इसका विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं और इसी के मौके पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का निर्माण सन 1972 में किया गया था। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कब किया गया था? 2019 में। वहीं इंडिया गेट की बात करें तो इसका निर्माण किया गया था 1921 में। और एक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले एक व्यक्ति को और एक संस्था को। तो व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार के विजेता बने हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया है। वैसे पिछले विजेताओं की घोषणा बहुत पहले ही की जा चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 2021 और 2022 के विजेता कौन है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो 2022 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार के विजेता बने हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा। वहीं संस्थागत श्रेणी में 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है गुजरात स्थित गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। वहीं 2021 में संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया था सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को। ठीक है, अब जान लीजिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। तो इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2019 में और इस पुरस्कार के तहत
संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र, वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र इनाम के रूप में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मेजबानी में चौथा बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन का आयोजन किया गया? तो हाल ही में मलेशिया की मेजबानी में बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो इस सम्मेलन का आयोजन मलेशियाई सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इस सम्मेलन में भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी है, 2 राजधानियां हैं इसकी, याद रखिएगा, बहुत कम लोग जानते होंगे। पुत्रजया इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वहीं कुआलालंपुर जो है ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल है। मलेशिया के वर्तमान में किंग हैं अब्दुल्ला, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब, जो कि 2021 में ही ये प्राइम मिनिस्टर बने, याद रखिए। मलेशिया की करेंसी का नाम है रिंगिट। और मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, इसमें यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, इन दोनों का मुख्यालय कुआलालंपुर में है। नेक्स्ट, महिला एकल वर्ग में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी मशहूर टूर्नामेंट है बैडमिंटन का ये सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो हाल ही में महिला एकल वर्ग में इस टूर्नामेंट का खिताब जीती हैं भारत की पीवी सिद्धू। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? हम वतन मालविका बंसोड़, यानी भारत की मालविका बंसोड़ को हराकर पीवी सिद्धू ने महिला एकल वर्ग में 2022 का सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और इस तरह से पीवी सिद्धू ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। पिछली बार इन्होंने ये खिताब 2017 में अपने नाम किया था। पीवी सिद्धू कहाँ की रहने वाली हैं? हैदराबाद की रहने वाली हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इनका गृह है, इनका घर है। और इनसे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पीवी सिद्धू 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम एथलीट हैं, भारत की प्रथम खिलाड़ी हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन एकल वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। और इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ था, इसमें इन्होंने बैडमिंटन एकल वर्ग में ब्रोंज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो महिला एकल वर्ग में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब पीवी सिद्धू ने जीता है। ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल वर्ग का आयोजन नहीं किया गया था, क्योंकि पुरुष एकल वर्ग में जो 2 लोग फाइनल में गए हुए थे, उसमें एक कोरोना से पीड़ित हो गए, जिसके कारण जो है पुरुष एकल वर्ग का ये टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया। महिला एकल वर्ग का खिताब जीती पीवी सिद्धू। वहीं पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? मलेशियाई जोड़ी मैन वेई चोंग और टी काई वून की जोड़ी ने। वहीं महिला युगल वर्ग में इस टूर्नामेंट का खिताब जीती मलेशियाई जोड़ी अन्ना चिंग इक चेओंग और तेओ मेई जिंग की जोड़ी ने। मिश्रित युगल वर्ग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके विजेता भारतीय हैं। भारतीय जोड़ी ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने मिश्रित युगल वर्ग में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण यानी स्ट्रीट स्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने यूरोपीय शहरों के तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा, सड़कों को सुंदर बनाने के लिए, साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की गई है दिल्ली में। दिल्ली से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बने हाल ही फिलहाल में, इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग और वित्तीय सहायता देने के लिए यहाँ की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक योजना लॉन्च की गई है, इसका नाम है श्रमिक मित्र योजना। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेंटर द्वारा
मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता सोनू सूद। समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और शिक्षित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है उन्नति। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ की सरकार ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया है और नई दिल्ली के पूसा में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया गया है। देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में ही स्थापित किया गया है और हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का आयोजन दिल्ली में ही किया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। जिलों की संख्या 11 है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण पटेल। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो देखिए, हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म श्रेणी में भारतीय फिल्म कुझांगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर। कुझांगल जो है ये एक तमिल फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं यानी निर्देशक हैं PS विनोद राज। इस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते जयसूर्या। सनी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में एक संगठन का मुख्यालय है। किस संगठन का? बिम्स्टेक का मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, वहीं बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डायरेक्ट अपने हाथों से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इस बार वर्चुअली तरीके से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2022 के लिए कुल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। वहीं 2021 के लिए कुल 32 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये भारत में रहने वाले 5 से 18 साल तक के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी जैसे 6 क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया हो। यानी कुल 6 क्षेत्रों में 5 से 18 साल तक के बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, एक है बाल शक्ति पुरस्कार और एक है बाल कल्याण पुरस्कार, ठीक है। और प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए और 1 पदक प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ पे AVGC का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ठीक है। तो ये भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जिसे स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थापित ये केंद्र एशिया का सबसे बड़ा AVGC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन गया है, इसे भी ध्यान में रखिए, ठीक है। बेंगलुरु की बात करें तो ये कर्नाटक की राजधानी है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी IT कंपनियां हैं। भारत की प्रमुख IT कंपनियां जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, इनका मुख्यालय बेंगलुरु में है। साथ साथ में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस शहर में स्थापित की गई है? देखिए, कुछ दिन पहले ही भारत का पहला गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। वहीं भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है ये लखनऊ में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय है और यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख अनुसंधान संस्थान भी हैं जैसे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान,
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये सारे लखनऊ में हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के अंत में 2 प्रश्न भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था पिछले क्लास का, 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल 2020 की तुलना में डैश प्रतिशत बढ़ा, 43.3%। भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर भारत के स्मारक डाक टिकट में किस टीके को दर्शाया गया है? कोवैक्सीन, जो कि भारत का स्वदेशी टीका है। इस टीके का निर्माण करती है भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद में स्थित है। किस देश ने WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 के दौरान P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपुल मूवमेंट की शुरुआत की? भारत ने। जाइलोफागा नंदिनी, जिसकी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहचान की अरब सागर में, डैश की एक प्रजाति है, तो यह मोलस्क की प्रजाति है। माघ मेला 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर इसका आयोजन किया जाता है हर साल। हाल ही में प्रख्यात चित्रकार एलेक्सोस फासियानोस का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो ये ग्रीस के थे, यानी यूनान के थे। गेमिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एक्टिविजन ब्लिजार्ड को किसने 68.7 अरब डॉलर यानी 5,10,990 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? बहुत बड़ी डील है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया है। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? गुजरात हाईकोर्ट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बना था, पेपरलेस हाईकोर्ट बनने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। साइलेंट वैली में सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को बचाने के लिए आंदोलन में अग्रणी रहे किस पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया? M.K. प्रसाद। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? केरल में है। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 125वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, भूटान सरकार ने किस भारतीय को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरा क्वेश्चन था, वर्ष 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। सैफ चैंपियनशिप जो है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो अब चलिए आज का पहला क्विज है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? दूसरा क्वेश्चन है, 14 से 16 दिसंबर को प्राकृतिक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।